अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23 रियल एनालिसिस 2। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को। पहले रिकॉल कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन हमेशा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं ना। तो इस सीक्वेंस की टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। A1 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 हमारे पास थर्ड टर्म है। तो जिस तरह से हम अगर ये सीक्वेंस डिफाइन करें तो A ऑफ n जो है वो हम डिफाइन करते हैं -1 raised to power n। तो ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है ना। अब इसकी अगर टर्म देखें, n की जगह 1 पुट करें तो A1 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, इसको A ऑफ n भी लिख सकते हैं और इसको A सब n भी लिख सकते हैं ना। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। A2 सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, +1। A3 थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरह से ये टर्म्स आती जाएंगी। तो ये हमारे पास या तो 1 आ रहा है या -1, वो क्या है, रियल नंबर्स आ रहे हैं ना। तो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। और डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। तो अगर डोमेन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस है। इसके ऊपर जो रेंज वाला सेट जो भी होगा, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है। अगर यहाँ पे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हो तो उसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह से ये जो है, ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होती है हमारे पास। तो ये तो थी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो ये जो टर्म्स थी ना, A1 A2 A3, ये क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर्स है। ये A1 A2 A3 ये जितने भी हैं, ये क्या है, ये रियल नंबर्स है। ठीक है। और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होगी ना, फंक्शंस की जो सीक्वेंस होगी, उसमें हमारे पास ये जो टर्म्स आएंगी F1 F2 F3 अप टू सो ऑन, ये क्या होंगे, ये फंक्शंस होंगे। ये किसी वेरिएबल में फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो ये जो F1 F2 F3 ऑब्वियसली ये किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होंगे। ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ई सेट है, रेंज सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो F1 हमारे पास ई से आर पे है, इसी तरह से F2 भी ई से आर के ऊपर है। ठीक है। ई जो है वो कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, जैसे 0 1 ओपन इंटरवल हो सकता है, कोई भी इंटरवल हो सकता है। तो सिंपल ये है कि आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स थी, उसमें जो सीक्वेंस की टर्म्स थी वो क्या थे, नंबर्स। तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, उसमें जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वो फंक्शंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एफ एन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है। अब जब n की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। F1 क्या आ गया, 1। n की जगह 2 पुट करें तो एक्स स्केयर आ जाए। तो n की जगह अगर हम, अच्छा इसमें n जो है वो 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये जो है पहले 1 आ रहा है। n की जगह 0 पुट करें तो F0 हमारे पास 1 आ जाता है। n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x। n की जगह अगर 2 पुट करें तो ये एक्स स्केयर आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करें तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो ये फर्स्ट टर्म है 1, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये फंक्शंस है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल में फंक्शन है। इस तरह से ये भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ये क्या है, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, ये भी एक फंक्शन है। तो जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं वो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आएंगे तो वो क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास टर्म्स जो है वो फंक्शंस आ रहे हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है, उसकी कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं कि उस
सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है ए एन, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, उसका जो आंसर होता है वही उस सीक्वेंस की जो है वो लिमिट होती है। अगर वो फाइनाइट आंसर आ जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, अगर फाइनाइट आंसर ना आए या यूनिक आंसर ना आए तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है ना। इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर इसका कोई फाइनाइट आंसर आ जाए, यूनिक आंसर आ जाए, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर इसका कोई फाइनाइट आंसर ना आ रहा हो, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस, इसमें तो हमारे पास क्योंकि नंबर्स थे ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं। तो फंक्शन ऑब्वियसली ये एक्स वेरिएबल में, एक एक्स वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस की लिमिट है, ये एन के ऊपर भी, ये एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो इस पॉइंट एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जो हमारे पास ये एक्स रियल नंबर है ना, इन पॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है इसकी कन्वर्जेंस दो टाइप की होती है, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है कि एक्स की यहाँ पे हम कोई फिक्स वैल्यू दे देंगे, फिर उसके अगेंस्ट एक लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक्स की दूसरी वैल्यू दे देंगे, फिर उसके लिए लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर आपके पास ये सेट जो है, ई सेट जो है, वो हमारे पास क्या है, 0 1 इंटरवल है ना हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेट ई जो है वो 0 1 इंटरवल है, कि ये जो हमारे पास फंक्शंस है ना, ये F1, ये F2, F3, F4, ये क्या है, इनकी डोमेन जो है वो ये सेट है, रेंज क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो इस के ऊपर हमने जो है इस क्योंकि x जो है वो इस इंटरवल में से है ना, x जो है वो इस इंटरवल में से, क्या करेंगे, x की जगह अगर 0 पुट करें तो 0 की पावर n क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं इस में, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, क्योंकि 0 की पावर n क्या हो जाएगा, 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। और अगर इस x की जगह हम क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें, तो 1 की पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो तब भी लिमिट अप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने पॉइंट चेंज किया, हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। हो सकता है कि मे बी ये चेंज ना भी हो। अगर तो चेंज हो जाए तो ऐसी कन्वर्जेंस को हम कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अगर ये चेंज ना हो तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अच्छा, इसी तरह से अगर हम x की जगह, फॉर एग्जांपल, अगर ये इंटरवल हमारे पास 0 से 1 की बजाय 0 से 2 हो, ठीक है, तो अगर x की जगह हम ये 2 पुट करें, तो तब हमारे पास लिमिट क्या आएगी, तो 2 की पावर n हो जाएगा ना। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर n, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी ना। ये लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि ये जो है ये 1 से ग्रेटर नंबर है ना। ये लिमिट जो है ये 0 तब होती है जब आपके पास यहाँ पे नंबर जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है। तो ये तो 1 से ग्रेटर है ना, तो 2 की पावर n है जैसे। ठीक है, तो आपके पास ये 2 की पावर n सीक्वेंस है ना, तो इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2। सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। थर्ड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म्स देखें वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई। तो डबल होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर भी बड़ा होता जाएगा। जब n इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो 2 की पावर n यहाँ पे एंड पे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए 2 की पावर n जो है वो इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहा है, जब n इन्फिनिटी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जब x की जगह हमने 2 पुट किया तो 2 की पावर n आ गया, तो लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो ये फाइनाइट आंसर नहीं है,
तो इस पॉइंट के लिए, इस नंबर के लिए ये जो है सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। इसके लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इसके लिए भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। x0 के लिए भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई है, x1 के लिए भी हो गई है, 2 के लिए हमने चेक किया कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स के लिए वो कन्वर्जेंट हो जाए, कि अगर सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से चेक करें, सारे पॉइंट्स के लिए हो जाए, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर सारे पॉइंट्स के लिए कन्वर्जेंट ना हो रही है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। और जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है उसमें क्या होता है कि आपकी ये जो लिमिट आ रही होती है ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। अगर 0 के ऊपर ये लिमिट आ रही है तो 1 के ऊपर भी सेम यही लिमिट है। तो अगर आप पॉइंट को चेंज कर दें तो आपकी लिमिट जो है वो फिर भी सेम रहेगी, कि लिमिट जो है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड ना करे, तो उस कन्वर्जेंस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और अगर लिमिट जो है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं। और अगर लिमिट जो है वो आपके पास फाइनाइट ना है तो वो ना तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी, ना ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ये कुछ आपको और क्लियर होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। तो ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन एफ ऑन अ सेट ई। ई जो सेट है वो बेसिकली ये जो f1 f2 f3 अप टू सो ऑन जो हमारे पास टर्म्स हैं, फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन जो है वो सेट ई है। ठीक है, ई जो है वो कोई भी सेट सबसेट है रियल नंबर्स का। तो ये जो एफ एन सीक्वेंस है ये इस सेट के ऊपर क्या होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी अगर हर पॉइंट के लिए, इस ई के हर पॉइंट के लिए और हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करता हो सच दैट ये कंडीशन जो है होल्ड करे जब भी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन हो। ठीक हो गया। तो ये सेम वैसी डेफिनेशन है जैसे हम नंबर्स की कन्वर्जेंस में हम करते हैं। तो नंबर्स की कन्वर्जेंस में हम कैसे करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, और हमारा ये क्लेम है कि ये जो नंबर है कैपिटल एल, ये उसकी क्या है, ये उसकी लिमिट है, कि वो सीक्वेंस जो है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, कि ये जो सीक्वेंस है ए एन ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ये इस पॉइंट को कब कन्वर्ज करती है, ये तब कन्वर्ज करती है अगर हम एल इस लिमिट पॉइंट के अगेंस्ट कोई भी नेबरहुड लें, इसका कोई भी छोटे से छोटा भी नेबरहुड अगर आप ले लें, तो उस केस में क्या होता है कि इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो इस इंटरवल में होती है, और बाहर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो बाहर जो है वो आपके पास क्या आएंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जो आप आपका नेबरहुड है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो बाहर होंगी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और इस नेबरहुड के अंदर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ज्यादा टर्म्स जो है वो इस आपके इस नेबरहुड में आ रही है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो है वो इस नेबरहुड से बाहर आ रही होती है और इस नेबरहुड के अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती है। ऐसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कहते हैं। तो अगर कोई भी छोटे से छोटा भी इंटरवल ले लें तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती हो, तो अगर हम ये छोटा इंटरवल भी ले लें ना, छोटा नेबरहुड भी ले लें इस कैपिटल एल का, तो तब भी यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इस इंटरवल के अंदर हो, इस छोटे इंटरवल के अंदर हो, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बाहर पड़ी हो। तो बाहर जो है वो पहली 500 टर्म्स जो है वो बाहर पड़ी हुई है, और बाकी 500 से आगे जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई है, इन्फिनिटी तक जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई है, वो सारी की सारी इस इंटरवल में है। कि A1 से लेके A500 तक जो है वो बाहर इस छोटे इंटरवल से बाहर पड़ी हुई है, लेकिन A501 से लेके आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस छोटे इंटरवल में पड़ी है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो आप लिमिट पॉइंट जिसको आप कह रहे होते हैं ना, तो उस लिमिट पॉइंट के
का कोई भी अगर हम नेबरहुड ले लें तो उस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती है। ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो यही जो चीज़ है, यही हमारी जो है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। वो आप यहाँ पे देख लें कि ये क्या है। ये बेसिकली क्या है कि ये हमने क्लेम किया है कि ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट है ये हमारे पास क्या है, ये लिमिट पॉइंट है। ये इस एफ एन ऑफ एक्स नॉट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना। तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हमने क्या किया कि एक एक्स नॉट के ऊपर पहले चेक कर रहे हैं कि एक्स नॉट के ऊपर ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो यहाँ एफ एन ऑफ एक्स नॉट है, यहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये लिमिट पॉइंट है। ये जो हमारा है ये क्या है, ये लिमिट पॉइंट है, ये कैपिटल एल है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया है कि ये एप्सिलॉन रेडियस का इसका नेबरहुड है हमारे पास। ठीक है, ये जो है एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास कैपिटल एल है, तो वो हमने कह दिया कि ये है। ठीक है, अब ये हमने जो नेबरहुड लिया है वो एप्सिलॉन रेडियस का लिया। तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन है, ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो हमारा ये क्लेम है कि इस कैपिटल एन के बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैपिटल एन, कैपिटल एन प्लस वन, कैपिटल एन प्लस टू, अप टू सो ऑन ना। तो हमारे पास ये जो कैपिटल एल एन नंबर है ना, इसके बाद जितने भी ये स्मॉल एन आ रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे एफ कैपिटल एन आ जाएगा, एफ कैपिटल एन प्लस टू आ गया, एफ कैपिटल एन प्लस थ्री आ गया, एफ कैपिटल एन प्लस फाइव आ गया, अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे के सारे किस नेबरहुड में आ रहे हैं, इस एप्सिलॉन वाले इस छोटे नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं। तो इनफाइनेटली मैनी टर्म्स है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कैपिटल एन जो है वो क्या होता, 100 होता। उसमें केस में क्या होता कि F1 से लेके F100 तक जो टर्म्स हैं वो बाहर, ये इस इंटरवल से बाहर पड़ी होंगी। और F100 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस छोटे इंटरवल, इस नेबरहुड के अंदर होंगी। F100 ऑफ एक्स नॉट, F101 ऑफ एक्स नॉट, F102 ऑफ एक्स नॉट, अप टू इन्फिनिटी। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी इस छोटे इंटरवल में पड़ी होंगी। उस केस में ये सीक्वेंस क्या होगी, हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंट है और पॉइंट फिक्स किया है तो इसलिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो बेसिकली सेम वही डेफिनेशन ही है ना, जो सीक्वेंस की मैंने आपको ऊपर बताई है कि वो छोटे से छोटा इंटरवल कोई भी अगर हम ले लें उस लिमिट पॉइंट के अगेंस्ट, उसका कोई भी अगर हम नेबरहुड ले लें छोटे से छोटा, तो उस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगी और बाहर फाइनाइट पड़ी होंगी। तो बाहर जो है वो 1 से लेके कैपिटल एन वाली, मीन्स कि F1 से लेके F कैपिटल एन तक जो है वो टर्म्स बाहर पड़ी हुई हैं, और F कैपिटल एन से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई हैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, वो सारी की सारी इस लिमिट पॉइंट के इस छोटे से नेबरहुड के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि एप्सिलॉन गिवन होगा और एक्स नॉट भी गिवन होगा, उससे हमने कैपिटल एन कैलकुलेट करना होगा। अब ये जो कैपिटल एन है ये ऑब्वियसली एक्स नॉट और एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपके पास ये कैपिटल एन है ना, ये ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे आप एप्सिलॉन को चेंज करेंगे आपके कैपिटल एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और जैसे आप एक्स नॉट को चेंज करेंगे आपकी कैपिटल एन की वैल्यू तब भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले हमने ये लिखा हुआ है, इफ टू ईच एक्स नॉट एंड ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन। इस कैपिटल एन से पीछे क्या लिखा हुआ है कि हर एक्स नॉट और हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक कैपिटल एन आएगा। कैपिटल एन किसके लिए आएगा, हर एक्स नॉट और हर एप्सिलॉन के लिए। इसलिए कैपिटल एन जो है वो एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसी कन्वर्जेंस को
हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं, क्योंकि पॉइंट के ऊपर जो है ये एन जो है डिपेंड कर रहा है। अगर ये कैपिटल एन जो है इस पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करे, तो ऐसी कन्वर्जेंस को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। वो आगे इसकी डेफिनेशन है, वहां भी ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। अच्छा, तो ये नेक्स्ट रिमार्क है, टू से दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्ज टू पॉइंट वाइज ऑन अ सेट ई इज इक्वल टू सेइंग दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज फॉर ईच एक्स नॉट द लिमिट ऑफ फंक्शन इज देन डिफाइंड। तो सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास इसका क्या मतलब है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्या है कि हर एक्स नॉट के लिए जो है ये लिमिट जो है वो हमारे पास कोई कोई लिमिट आ रही होगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कि हर पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास लिमिट आ रही होगी। तो ये जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है इसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, एफ एफ एन कन्वर्ज टू एफ। ये सिंगल एरो वाली ये नोटेशन जो है हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसमें सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारे पास जो इंडेक्स एन है, इंटीजर एन है, ये जो है ये पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे हम पॉइंट को चेंज करेंगे वो हमारे पास एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करे, पॉइंट के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ऐसी कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। तो ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू फंक्शन एफ ऑन सेट ई अगर हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक कैपिटल एन एग्जिस्ट करे, सच दैट फॉर ऑल एक्स नॉट इन ई एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, जब भी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन हो। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली आप देख लें कि जो आपके पास ये कैपिटल एन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन, कैपिटल एन किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। एक्स नॉट जो है वो हमने आगे लिखा हुआ है, सच दैट फॉर ऑल एक्स नॉट, ये हर एक्स नॉट के लिए ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो कैपिटल एन है वो तो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर हर एप्सिलॉन के लिए हम एक कैपिटल एन जो है वो ऐसा सिलेक्ट कर लें सच दैट कि हर एक्स नॉट के लिए ये कंडीशन होल्ड करे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहें। तो इसमें जो है वो कैपिटल एन जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है उसकी नोटेशन जो है वो हम ये यूज करेंगे, डबल एरो। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम ये सिंगल एरो वाली नोटेशन यूज करेंगे और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम ये डबल एरो वाली नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये लिखा हो इट मीन्स आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शो करनी है, जहाँ पे सिंगल एरो वाली हो इट मीन्स आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस शो करनी है। तो ये नेक्स्ट रिमार्क है कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होगी। तो जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है वो मे बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो या ना हो। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस implies point wise convergence, but point wise convergence may or may not imply uniform convergence। तो ये एग्जांपल है आगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है एफ एन ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर एन है। सेट ई जो है वो हमारे पास ये है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1। तो पहले हमने क्या किया कि इसके ये एंड पॉइंट 1 के ऊपर लिमिट कैलकुलेट की। तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 की पावर एन, वो मैंने आपको बताया 1 है, तो लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। और अगर हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो की पावर एन जीरो हो जाएगा, तब भी हमारे पास लिमिट तब लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और अगर हम जीरो और 1 के बिटवीन कोई भी नंबर लें, ठीक है, इस इंटरवल में एक्स जो है अगर हम जीरो और 1 के बिटवीन कोई भी नंबर लें, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 ले लें, तो 0.5 की पावर एन आ जाएगा। उसकी लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आती है,
0 आती है। तो इस 0 1 ओपन इंटरवल में कोई भी यहाँ नंबर लें, जैसे 0.7 ले लें या 0.6 ले लें या 0.99 ले लें, तो 0.99 की पावर n क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट क्या आ जाएगी, वो हमारे पास क्लियरली 0 होती है। क्योंकि जैसे आपके पास, मैं 0.5 को बता दूं कि 0. जैसे आपके पास 0.1 है फॉर एग्जाम्पल, तो इस 0 1 ओपन इंटरवल में हमने 0.1 ले, क्योंकि 0 के ऊपर तो ऑलरेडी चेक करके बता दिया ना, तो 0.1 जैसे ले लें, तो 0.1 की पावर n ये सीक्वेंस है। तो अगर n की जगह हम 1 पुट करें तो ये क्या होगा, 0.1। और अगर n की जगह हम 2 पुट करें तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01। और अगर n की जगह हम 3 पुट करें तो थर्ड टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस की क्या आ जाएगी, 0.001। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये देखिए सीक्वेंस जो है, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे ये जो टर्म्स हैं ये डिक्रीज होती जा रही है। पहले 0.1 थी, फिर छोटी होकर 0.01 हो गई, फिर और डिक्रीज होकर 0.001 होगी। तो ये डिक्रीज होती होती 0 पे चली जाएगी। जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये टर्म, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं ये 0 की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इस 0 1 ओपन इंटरवल में, इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये पूरे इंटरवल में हमने कैलकुलेट कर ली, 1 पे भी कैलकुलेट कर ली, और बाकी 1 के अलावा जो थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। 1 के ऊपर जो है, तो ये ऑब्वियसली फंक्शन जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्योंकि हमारे पास लिमिट आ रही है। जब लिमिट आ रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो, तो इट मीन वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है। जब आपके पास इन्फिनिटी लिमिट आ जाए या लिमिट ना आ रही हो, तो वो आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो लिमिट आ रही है ना, तो 1 के लिए हमारे पास लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, और बाकी नॉट इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 0 लिमिट आ गई। तो ये जो फंक्शन आ गया ना, फंक्शन क्या है, 0 जब x 1 के इक्वल नहीं होगा, और ये f ऑफ x 1 होगा जब x इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो है, ये इस एफ एन ऑफ एक्स की क्या है, लिमिट है। एफ एन ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको आगे ये एंड पे एग्जांपल करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल है, एफ एन ऑफ एक्स जो है इक्वल है एक्स माइनस 1/n। तो इसमें अगर आप देखें कि लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/n की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ये x, इसमें n तो नहीं है, ये x वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास जो लिमिट वाला फंक्शन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और इसकी लिमिट क्या आ रही है, x आ रही है। तो क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकती है सीक्वेंस, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो लिमिट वाला फंक्शन आ रहा है वो x आ रहा है, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही आप पॉइंट को चेंज करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास लिमिट चेंज आ जाएगी। पॉइंट को चेंज करेंगे, आपके पास लिमिट चेंज आ जाएगी। लिमिट आपके पास जो है वो यूनिक नहीं आ रही। जैसे आप x की जगह अगर 1 पुट करेंगे, तो इस सीक्वेंस की जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट लिमिट आ रही है। तो इट मीन्स जो आपकी लिमिट है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये 1/n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस पर लिमिट अप्लाई की, क्योंकि ये 1/n है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जो लिमिट फंक्शन है वो 0 पे डिपेंड, वो एक्स के ऊपर, पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको बाय डेफिनेशन अगर आप करें तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया। ये मार्ड हमने, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये लेस देन और इक्वल क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम लेस देन एप्सिलॉन ले, तो हमारे पास जो है कैपिटल एन जो है वो क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन। तो जो हमने कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो 1/एप्सिलॉन आ गई। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल एन है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो एप्सिलॉन के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से ये जो लेस देन इक्वल टू 1/n ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास x जो है वो क्या है, रियल नंबर है ना, x आपके पास कोई भी रियल नंबर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। अब अगर इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसकी जगह 1 रिप्लेस की है, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो इसका मॉड भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब n क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो मॉड हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो यही हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया। ये कैपिटल एन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1/एप्सिलॉन है। कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 1/एप्सिलॉन। तो जो आपके पास एप्सिलॉन गिवन होगा उससे आप कैपिटल एन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको एप्सिलॉन गिवन है 0.1 तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0.1 क्या आ जाएगी, 10। मीन्स के F10 से लेके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस 0.1 वाले नेबरहुड में पड़ी होंगी। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसकी हमने लिमिट कैलकुलेट की, एक्स आ गई। तो ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है क्योंकि लिमिट हमारे पास आ रही है। अब ये जो लिमिट है ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इट मींस ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल है, एफ एन ऑफ एक्स है, एन ओवर एन एक्स प्लस 1। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास अच्छा इंटरवल ये दिया हुआ है 0-1 ऊपर इंटरवल। तो लिमिट अप्लाई की तो ये लिमिट हमारे पास आ रही है 1/x। ये यहाँ से 1/x कैसे बनाया कि ऊपर हमने n कॉमन ले लिया, ऊपर n है, नीचे वाले में से अगर हम n कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाले n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/n। तो लिमिट अप्लाई करेंगे ये x वैसे आ जाएगा, 1/n की लिमिट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि जब हमने n यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या चीज बन रही है, तो जब हमने इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा n, नीचे क्या आ जाएगा n, n अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1/n। ये चीज आ जाएगी ना। अभी n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से n कॉमन लिया, ऊपर वाले से कैंसिल कर दिया। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर तो हमारे पास 1 बचा हुआ है ना, वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब 1 रह गया, 1/x। और ये 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट क्या आ गई 1/x। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई। ऑब्वियसली जो लिमिट है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन लिमिट जो है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे पॉइंट को चेंज करेंगे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, आप चेक कर लिया करें किस तरह से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करनी है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो ऑब्वियसली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कि ये जो कन्वर्जेंस है पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती ना। तो ऑब्वियसली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बाउंडेडनेस, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कि अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर ये बाउंडेड होगा तो इसकी जो लिमिट आएगी वो भी बाउंडेड फंक्शन होगा। और कंटिन्यूटी में क्या है कि अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये अगर सारे फंक्शंस f1 f2 f3 ये सारे के सारे फंक्शंस अगर कंटिन्यूस हो तो उनकी जो लिमिट आएगी ये f of x ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर ये सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये जो सारी टर्म्स है ये अगर डिफरेंशिएबल होंगे तो इनकी जो लिमिट आएगी वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनके प्रूफ भी देखेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे।